नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 31 मई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। और आपको पुनः बता दूं कि यह सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो डेली बेसिस पर आप यहाँ पर क्लास को एक समय निर्धारित कर लीजिए और उस समय जरूर फॉलो कीजिए, जिससे आपको बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मदद मिलेगी। सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। सबसे पहले हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये प्रश्न था कि बिहार में शराबबंदी नीति पर हाल ही में 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है। देखिए, इसको लेकर विस्तृत तौर पर जो लेसेंट की रिपोर्ट है, जिसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था, कई सारे आंकड़े भी हमने आपको बतलाए थे। और अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ होने वाले भावनात्मक हिंसा की, तो इसमें 4.6% की कमी आई है। और ये सारी बातें जो कही गई है, ये बिहार में जो शराबबंदी नीति लागू है, इसी के परिणाम स्वरूप ये संभव हो पाया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और आपको ये बात भी अवश्य मालूम होगी कि बिहार में शराबबंदी नीति कब लागू हुई है, ठीक है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार कब हुई थी। ये चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तमाम बातें विस्तृत तौर पर आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने आपको बतला दिया है। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर में या फिर मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। पूछा गया कि बताएं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन जो हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1958 में, यानी कि 1958 में। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का जो गठन है, ये 1958 में किया गया था। लेकिन यहाँ से एक दो बातें निकल कर ये सामने आती है कि 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग करते हुए 5 कंपनियां गठित की गई थी। और इसका एक ही उद्देश्य था कि वित्तीय घाटे को कम किया जाए। ध्यान रखिएगा, एक जो बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो 1958 में ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का जो गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक की बात करें, अब से 2 साल पहले तक की बात करें, तो कभी भी ये कंपनी फायदे में नहीं गई। 2012 में इसी चीज को ध्यान रखते हुए 1 नवंबर को इसे भंग करते हुए 5 नई कंपनियां बनाई गई थी। और इन पांचों कंपनियों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी को हमने आपके समक्ष रखा है। और जो एक्चुअली प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, ये 5वां वाला जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये इसका लोगो है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसका मूल उद्देश्य सही था पांचों कंपनी गठित करने का, कि इसका जो वित्तीय घाटा है वो कम किया जाए। लेकिन इसमें एक बात 2023 में निकलकर सामने आई, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर का परिणाम है कि स्थापना की 66 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार में बिजली कंपनी मुनाफे में आई। 65 या फिर 66, 65 आप लोग ध्यान रखिएगा। 2023 की एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में ये सारी बातें निकल कर आई है। तो स्थापना के 65 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है जब बिहार में बिजली कंपनियां मुनाफे में आई है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला दूसरा प्रश्न है कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो कि 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां पर बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया। खास करके जो बिहारी व्यंजन है, बिहारी खाने हैं, उसको यहाँ पर कह सकते हैं प्रमोट किया गया। तो इस कार्यक्रम का जो नाम पूछा गया है, ये नाम है पंगत, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 28 मई 2024 को पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के फूड शेफ भाग लिए थे। ये कब आयोजित हुआ था? 28 मई को आयोजित हुआ था। कहां पर? तो पटना में। और इस कार्यक्रम में बिहार के व्यंजनों और उसकी खासियत पर विस्तार से चर्चा की गई। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बिहार के व्यंजनों को प्रमोट करने पर केंद्रित था। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बिहार के व्यंजनों की बात हो रही, तो ऐसे में एक जानकारी मिलता जुलता है, मैं आपको बता दूं। दरअसल पिछले साल 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में चिन्हित किया था। कब? तो 2023 में। किस जिला को? तो भागलपुर जिला में, जो भागलपुर शहर है एक्चुअली में, भागलपुर शहर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीट फूड हब के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ी अतिरिक्त जानकारी और भी दे दूं। दरअसल यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार के वैसे खाद्य उत्पाद की
जिसे जीआई टैग मिला है। तो इस सूची में अगर हम बात करें इस कैटेगरी में, ऐसे तो जीआई टैग बिहार के कई उत्पादों को मिला है, वो भी हम यहाँ पर पुनः आपको बतलाएंगे। लेकिन खाद्य पदार्थ कैटेगरी की बात करें या फिर खाद्य उत्पाद की बात करें, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिलाव खाजा जो कि नालंदा का है, ये एकमात्र ऐसा उत्पाद है बिहार से जिसे कि जीआई टैग मिला है। खाद्य पदार्थ या फिर खाद्य उत्पाद कैटेगरी में यहाँ पर ये कैटेगरी आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर अगली और मतलब अगली कैटेगरी में अगर हम बात करें कृषि कैटेगरी में या फिर एग्री उत्पाद की बात करें, तो आपको ध्यान रखना कि बिहार के अब तक 6 एग्री उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। ये 6 कृषि उत्पादों में बिहार की लीची, बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला का मखाना और पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल। मरचा चावल बिहार से कृषि कैटेगरी में छठा उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। और यहाँ पर वो चीजें हमने एक पोस्टर के माध्यम से भी आपको दिखलाया है। दरअसल ये संबंधित है पश्चिमी चंपारण जिले से, और आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। लेकिन यहाँ पर एक दो बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मरचा चावल है, ऐसे तो पश्चिमी चंपारण के लगभग 6-7 प्रखंडों में अधिक पैमाने पर उपजाया जाता है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे आगे है वो है चनपटिया प्रखंड। तो ये जो जीआई टैग मिला है ये पश्चिमी चंपारण के चनपटिया को ही मिला है। तो ये सारी बातें फिलहाल ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर अगर हम जो बात कर रहे हैं बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की, तो ये तो दो कैटेगरी की बात यहाँ पर हमने किया, एक तो खाद्य उत्पाद और ये दूसरा कृषि कैटेगरी। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे एक अतिरिक्त कैटेगरी है हस्तकला। तो हस्तकला में भी कई सारी मतलब चीजों को जीआई टैग मिला है, जैसे कि सूजनी कढ़ाई, सिक्की क्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और साथ साथ भागलपुरी सिल्क। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अब तक 3 कैटेगरी में, एक तो हस्तकला, दूसरा कृषि और तीसरा खाद्य उत्पाद कैटेगरी में बिहार को जीआई टैग मिला है। जो भी मतलब सूची है बिहार को जीआई टैग मिलने मतलब मिले उत्पादों की, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, जीआई टैग रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। और हमने कई बार आपको जानकारी दिया है किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और बिहार को पिछली बार या फिर आखिरी बार जो जीआई टैग मिला है ये अप्रैल 2023 में पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, रिसेंटली भारत के विभिन्न जगहों के कई सारे उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। 2024 की बात करें अन्य किसी वर्षों की तुलना में, तो 2024 में सबसे अधिक जीआई टैग अब तक दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हमने समय समय पर इस सीरीज में तमाम बातें आपको बतलाया है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और सभी को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और जो पीडीएफ आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से इसका डाउनलोड करते हैं, आप लोग ये प्रयास कीजिए कि जब आपके पास समय हो तो थोड़ा सा उसे पढ़ लीजिए। पीडीएफ को प्रिंट जरूर कीजिए, ठीक है, प्रिंट रहेगा और समय मिलेगा तो करंट अफेयर्स का आप रिविजन देते रहेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर स्ट्रेटजी होगा आपके लिए। रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट का बहुत जरूरी होता है, खास करके अगर 70वीं बीपीएससी एग्जाम के आप प्रिपरेशन में लगे हैं, जहां पर 35 से 40 प्रश्न, 35 से 38 भी बोल सकते हैं, ये करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। अच्छा, मान लीजिए 35 ही प्रश्न अगर पूछाते हैं करंट अफेयर्स के, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन को ये कवर करता है। ठीक है, आपके रैंक को बहुत ऊपर ले जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में वो क्षमता है कि 35 में से 35 प्रश्न को भी आप सही सही एकदम सटीक तौर पर हल करके आ सकते हैं। तो इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यक है। ये सारी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न खेल से ही संबंधित है, खास करके बिहार के संदर्भ में, कि बिहार के किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 10 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है। इस खिलाड़ी का नाम है रुद्र प्रताप सिंह राजपूत, जो कि पटना के रहने वाले हैं। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो कल ही मैंने कई सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया है। फिलहाल बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है, कौन सा पदक अपने नाम किया, किस प्रतियोगिता में, कहाँ के रहने वाले हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर इसी प्रश्न में आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है। आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि सर कोई रिवीजन सीरीज चलाइए करंट अफेयर्स का, जिसमें करंट अफेयर्स में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह हो, जो आगामी बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं की दृष्टिकोण से लाभदायक हो। तो आप लोगों की डिमांड पे ये केवल और केवल सिलेक्टेड प्रश्नों का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है।
आप लोग इसे जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड कैसे करना वो आपको बता दूं। ये बिल्कुल से निःशुल्क है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं तो वहाँ पर 70वीं बीपीएससी वाले कोर्स में जाइएगा। वहाँ पर कंटेंट सेक्शन में आपको दिखेगा करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, उस पर क्लिक करके आप ये तमाम जो सीरीज के पीडीएफ होंगे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सभी पीडीएफ होंगे वो प्रिंटेबल है, आप चाहें तो उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। और एक बात पुनः दोहरा दूं, ये सभी केवल और केवल सिलेक्टेड प्रश्नों का ही संग्रह यहाँ पर आपको इस सीरीज में दिया जा रहा है, तो सभी लोग इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्मार्टफोन का निर्यात 42% वृद्धि के साथ अब भारत के सबसे अधिक निर्यात होने वाले उत्पादों की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई थी वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, वहीं से ये बातें निकली है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये अब पहुंच चुका है चौथे स्थान पर। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए जो मार्क लगा है ग्रीन मार्क, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि चौथे स्थान पर पहुंचा है, तो इस चीज को आप लोग सुधार करेंगे। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय स्मार्टफोन का जो निर्यात है ये 42% बढ़कर 15.6 अरब डॉलर का हो गया। ये जो आंकड़े यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी को आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन अब भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला चौथा उत्पाद बन गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही लिखा गया है, यहाँ पे बस जो मार्क है ये गलत हुआ है। आप लोग ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चौथा उत्पाद बना है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत अब चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें अब भी चाइना पहले स्थान पर है, लेकिन अब अपना भारत इसमें दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना ही समाप्त नहीं होता जानकारी। इस रिपोर्ट से संबंधित और भी कई जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद नीदरलैंड और इंग्लैंड को किया है। अर्थात यहाँ पर एक बात ये निकलकर सामने आती है कि अब अमेरिका भारतीय स्मार्टफोन निर्यात के लिए शीर्ष स्थान बन गया है। और जो इस अवधि की हम बात कर रहे हैं, वित्त वर्ष 2023 से 24 की बात कर रहे हैं, तो इस अवधि में 5.6 अरब डॉलर मूल्य के स्मार्टफोन यहाँ पर भेजे गए हैं। बात हो रही है यहाँ पर अमेरिका के पक्ष में, और आपको ध्यान रखना जिसमें 158% की वृद्धि देखी गई है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि ये सारा चीज किस आधार पर पॉसिबल हो पाया। दरअसल इसके पीछे आपको ये रीजन ध्यान रखना है, जो बातें निकल कर आई है सामने, कि इस उपलब्धि में भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना का अहम योगदान है, जो खास करके भारतीय उत्पादों को प्रमोट करती है एक प्रकार से। तो मतलब एक प्रकार से देखें, मेक इन इंडिया से ये मतलब कर सकते हैं संलग्न है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसका एक अहम योगदान इसमें रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी मैंने अतिरिक्त आपके समक्ष ये भी रखा है कि भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाले उत्पादों की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद एक लंबे समय से, वर्तमान में भी इसमें पहले स्थान पर है। उसके बाद भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों में रत्न और आभूषण, फिर ऑटोमोबाइल व उपकरण, और चौथे स्थान पर है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। इसी में आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल भी शामिल है। और मोबाइल का जो निर्यात है एक्चुअली इसी को लेकर यहाँ सारी चीजों को हम आपके समक्ष रख रहे थे। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पर निर्यात की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जानकारी 2023 में निकलकर सामने आई थी, एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023, जो कि नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। और हमने कई बार आपको बताया कि नीति आयोग जो है ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। आई थिंक यहाँ पर 2-3 बार नीति आयोग की तो स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, 2-3 बार यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंडेक्स की, तो नीति आयोग द्वारा ही ये जारी किया गया। और अगर हम बात करें राज्यों के क्रम में, तो बिहार का जो स्थान रहा देश भर में, ये बिहार को ओवरऑल 22वां स्थान मिला। यानी कि बिहार भी अब धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा ये कहता है कि बिहार से होने वाले यानी कि भारत से होने वाले निर्यात में जो बिहार की भागीदारी है वो महज 0.52% है इस समय। लेकिन ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, वो चीजें जब भी निकलकर सामने आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। एक जानकारी और भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम जिलों के दृष्टिकोण से देखें, बिहार में जो 38 जिले हैं उनमें बेगूसराय निर्यात के मामले में इस समय बहुत आगे है।
अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग बेगूसराय से इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर नीति आयोग के इस एक्सपोर्ट इंडेक्स में ओवरऑल बिहार को 22वां स्थान मिला, लेकिन इसके अतिरिक्त कई सारी और भी कैटेगरी है जो यहाँ पर हमने नीचे इसका वर्णन कर दिया। आप लोग चाहें तो इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि भारत की किस महिला को हाल ही में 30 मई 2024 को यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? तो विकल्प नंबर बी यानी कि राधिका सेन। अब आपको बता दूं इसके बारे में कि दरअसल कांगो में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, सैन्य पुरस्कार का नाम आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर ऑफ एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इनका नाम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर राधिका सेन। लेकिन एक बात यहाँ से ये भी निकल कर सामने आएगा कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में ये अपने मतलब कर सकते हैं अपनी सेवा दी है, कब से कब तक? तो आपको ध्यान रखना है मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक। और संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप मतलब सेवा के रूप में जो सेवा इन्होंने अपना दिया वो कहाँ नियुक्त थी? तो कांगो गणराज्य में। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2-3 बातें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें यह सम्मान किनके हाथों मिला? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो महासचिव है ये है एंटोनियो गुटेरस। इन्हीं के द्वारा 30 मई 2024 को ये अवार्ड यानी कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरस की, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अच्छा, जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर किनकी, राधिका सेन की, तो इससे पहले भी वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2019 में। और राधिका सेन मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक जानकारी ये भी देता हूँ, जो बात एक्चुअली में हम कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा जो महासचिव हैं, ये बात अभी हम आपको बतला रहे थे कि एंटोनियो गुटेरस हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अहम जानकारी ये वाली है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत या फिर कहें अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है, जो कि इस पद पर अगस्त 2022 में नियुक्त हुई थी। तो रुचिरा कंबोज और साथ ही साथ एंटोनियो गुटेरस को आप यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपके लिए जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत कहे क्वेश्चन में, या फिर ये कहे कि अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो दोनों में कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा। कोई भी एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये चीजें अगर आपको विस्तृत तौर पर मालूम होगा तभी जाके आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर छठा प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 या फिर एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पर कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसका विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए, 1 स्वर्ण और 6 कांस्य, यानी कि 1 गोल्ड मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात हो रही है, तो भारत को कुल 7 पदक यहाँ पर मिला है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुआ। कब से कब तक? तो 22 से लेकर 27 मई 2024 तक। और यह इस प्रतियोगिता का संस्करण था और इस चैंपियनशिप ने भारत ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किया। तो भारत को लेकर खास करके ये सारी जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आर्म रेसलिंग की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बिहार में इसको ऐसे बोलते हैं पंजा लड़ाना, ठीक है? आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग बोलते हैं पंजा लड़ाना। तो ठीक है, यही है पंजा कुश्ती चैंपियनशिप। पंजा कुश्ती बोले या फिर बोले आर्म रेसलिंग और या बोले पंजा लड़ाना, वो सारी चीजें एक ही है। आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, हमने इसलिए यहाँ पर रखा ताकि आप इसे देखें। अब यहाँ पे देखिए, हमारा अगला पॉइंट होगा, इसमें जो विजेता सूची की अगर हम बात करें, जो 7 पदक भारत को मिला है उनमें कौन कौन से नाम शामिल है। देखिए, भारतीय पदक विजेताओं में अगर हम बात करें तो श्रीमंत झा, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर 1 स्वर्ण 2 कांस्य होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 2 कांस्य पदक, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया श्रीमंत झा ने। और उसके बाद लक्ष्मण सिंह भंडारी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने 2 कांस्य पदक। और सचिन गोयल, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, 1 कांस्य पदक।
और इबी लेलोन लोलेन जो कि अरुणाचल प्रदेश की है, इन्होंने एक पदक यहाँ पर कांस्य पदक अपने नाम किया है। यहाँ पर इंडिकेट आप लोग कर लीजिएगा, एक कांस्य पदक और ये भी एक कांस्य पदक, तो एक एक दो हो गया, दो दो चार हो गया और चार दो छः, छह कांस्य पदक और साथ साथ एक स्वर्ण पदक। तो कुल मिला के पदकों की जो संख्या रही यहाँ पर 7 पदक। श्रीमंत झा एक स्वर्ण और 2 कांस्य, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो नाम दिख रहा है इन सभी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे आगे, और अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि बताएं कि अल्लाह माए हलीना निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। दरअसल फिलहाल ये जो देश है ये अफ्रीकी देश है, नाम है चाड, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इर्दिस डेबी ने हाल ही में अल्लाह माए हलीना को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो नियुक्ति हुई है ये अल्लाह माए हलीना की हुई है, और जो चाड देश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इर्दिस डेबी, इन्हीं के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब तक अल्लाह माए हलीना चीन में चाड के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा का स्थान लिया है। ये भी ध्यान रखिए, चूंकि चार्ट खबरों में है तो चार्ट की राजधानी है एन जमेना। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, घर बैठे जितने लोग 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, और जो करंट अफेयर्स की इस क्लास को यहाँ पर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका तमाम पीडीएफ फाइल को आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आगामी 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए कई सारे हम आपको नोट्स दे रहे हैं जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप लोग सभी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेज करेंगे तो आप सभी के लिए एक ऑफर है, ये प्रोमो कोड या फिर कूपन कोड आप लोगों को इस्तेमाल करना है न्यू, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला आदि तत्काल प्रभाव से आगामी 1 वर्ष के लिए राज्य में प्रतिबंधित किया है। तो ये संबंधित है तेलंगाना से। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया, जो खास करके पैकेट बंद जो तंबाकू उत्पाद है उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए तेलंगाना सरकार ने हाल ही में 24 मई 2024 को राज्य में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला आदि पर तत्काल प्रभाव से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और इस निर्णय का जो उद्देश्य है ये राज्य में हो रहे तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है, जिस वजह से राज्य सरकार के द्वारा ये बैन लगाया गया है। अच्छा, ऐसी ही जानकारी एक अहम यहाँ पर निकल कर आती है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने युवाओं को, यानी कि देश के युवाओं को आजीवन सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की एक योजना बनाई थी, और इस योजना या फिर इस नियम के अनुसार वर्ष 2009 के बाद कोई भी पैदा व्यक्ति यहाँ पर अपने जीवन काल में कभी भी सिगरेट या फिर तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। इस योजना के तहत ये सारी बातें निकलकर सामने आती है। दरअसल न्यूजीलैंड सरकार का लक्ष्य है धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त कर 2027 से धूम्रपान मुक्त पीढ़ी का निर्माण करना। तो ये इसी को ध्यान रखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने ऐसी घोषणा की थी, और ये चीजें हमने आपको पहले भी बताया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने हाल ही में किस देश के बर्गन बैंक की कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि कुवैत। जो बर्गन बैंक है ये कुवैत की एक बैंक है, इसी के साथ ये समझौता हुआ है। अब आपको बता दूं कि बर्गन बैंक जो कि कुवैत के सबसे नए वाणिज्यिक बैंकों में से एक है, जिसकी लगभग 160 शाखाएं हैं, और हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने बर्गन बैंक की कोर बैंकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जो शाखाएं हैं ये 160 है। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोर बैंकिंग जो है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। कोर बैंकिंग की बात करें तो बैंक की सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने की व्यवस्था ही कोर बैंकिंग सिस्टम कहलाती है। और इस सिस्टम के किसी बैंक में लागू होने से, देखिए यहाँ पर आगे हमने वही लिखा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली किसी भी बैंक के संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और कोर बैंकिंग सिस्टम जो है बैंकों को धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को पहचानने में मदद करता है।
यानी कि किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो इसके माध्यम से ये सही जानकारी मिल सकती है कि कहाँ पर ये खास करके धोखाधड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं जब ये बैंक आपस में कनेक्ट रहेगी तभी ये चीज़ों का मतलब कह सकते हैं समाधान हो पाएगा, वो चीज़ें निकल कर सामने आ पाएगी। इसी को खास करके मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से सिक्योरिटी पर्पज़ से इसे मजबूत बनाने की दिशा में समझौता किया गया टीसीएस के साथ। अच्छा, टीसीएस एक भारतीय कंपनी है और इसको लेकर यहाँ पर जानकारी आपके समक्ष है। देखिए, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज व कंसल्टिंग कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में, यानी कि 1968 में। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये भी हाल ही में घोषणा हुआ था और घोषणा के परिणाम स्वरूप जो घोषणा जिस तिथि को लेकर हुई थी उस तिथि को हाल ही में पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया था। कब? तो 25 मई 2024 को। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को घोषित किया था कि इस वर्ष से यानी कि 2024 से अब प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। दरअसल 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान ये आयोजित किया गया था। इसको ऐसे समझिएगा, जो बात हो रही है यहाँ पर इस तिथि की, 25 मई 1924 को जो पेरिस ओलंपिक जो खास करके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ था, यहीं पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसका जो तिथि अगर हम ध्यान रखें तो आपको ध्यान रखना 25 मई 2024 को ये 100 वर्ष पूरा हो गया। तो इसी चीज को चिन्हित करते हुए यानी कि शताब्दी वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए इस दिन को चुना गया है। आई होप आप इस कंडीशन को यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 मई 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलने से पहले एक जानकारी आप सबको दे दूं। रिसेंटली एक पीडीएफ हमने लॉन्च किया है। ये पीडीएफ को आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये बिहार स्पेशल का पीडीएफ है। पूरे 1 साल का हमारा मेहनत इसमें आपको दिखेगा। ये बिहार स्पेशल के वन लाइनर चीज़ों को, वन लाइनर तथ्यों को हमने संग्रह किया है। भले ही ये वन लाइनर है लेकिन चीज़ें विस्तृत तौर पर आपको मिलेगी। पूरा जो 1 साल का करंट अफेयर्स है 2023 का बिहार स्पेशल का, वो सारे खबरों को, सारे घटनाओं को इसमें अच्छी तरीके से रखा गया है। आने वाले समय में कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसी पीडीएफ से होंगे, जो खास करके बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात होगी। इस पीडीएफ को आप सभी लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दूं कि इसमें अगर तथ्यों की बात करें तो लगभग 700 से अधिक तथ्य आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन पे ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं, 70वीं बीएससी वाले कोर्स में आप लोग देखेंगे वहां पर करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो ईयरली करंट अफेयर्स आपको दिखेगा। उसमें 2023 को सेलेक्ट करते हुए इस पीडीएफ को आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रहा वन लाइनर वाला। हालांकि इसका एक विस्तृत फॉर्मेट भी है जहां पर चीजों को अच्छी तरीके से डाला गया है। वार्षिकांक संस्करण जो कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से वो भी है, आप वो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में 29 मई को। अच्छा, 29 मई और एवरेस्ट को लेकर एक रिलेशन है। हमने पिछले 15 दिनों में लगभग 4 से 5 बार इसकी चर्चा आपके समक्ष किया है। दरअसल ये वही दिन है जब इसी दिन को 1953 में ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, यहाँ के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था। दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 29 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वर्ष 2008 में एडमंड हिलेरी का 88 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया था और मृत्यु के पश्चात इसी को चिन्हित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर्वतारोहियों को सम्मानित करने के लिए नेपाल सरकार द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम हो गया और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2008 से की गई थी। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल में अगर हम बात करें एवरेस्ट की चोटी को, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसे सागर माथा कहकर संबोधित करते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है ये आपको ध्यान रखना नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत की सीमा पर ये अवस्थित है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना कि माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो कि 1830 से लेकर 1843 तक भारत में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, यानी कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और वे हिमालय पर्वत को नापने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। तो इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया। नाम क्या? तो माउंट एवरेस्ट। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को लेकर रिसेंटली हमने कई जानकारी आपको दिया है।
आप यहाँ पर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो कि रिसेंटली हमने आपके समक्ष ये 2 से 4 दिन में आपको बतलाया है। ये सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीज़ें आपको हमने बतलाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज़ करके ये सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 12वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पर्वतारोही एक सत्र में 2 बार माउंट माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? ये भी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। ऐसे में यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी। इनका नाम क्या है? तो सत्यदीप गुप्ता। आपको ध्यान रखना है भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता हाल ही में एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिए हैं। दरअसल माउंट लोत्से नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर हिमालय के बीच हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, माउंट लोत्से की बात हो रही है तो एक जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा, ये माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची शिखर है, जो कि माउंट एवरेस्ट के दक्षिण दिशा में 8,516 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सारी बातें यहाँ से निकलकर सामने आती है, सभी को ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है और इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, एक बात आपको मैंने बताया था, ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2024 को लेकर नहीं बल्कि 2022 को लेकर ये पूछा गया था। हमने कई बार आपको ये चीजें रिकॉल कराया आपको। चलिए आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है इस पर pre24 लेकर मैसेज करेंगे। ये तमाम जो हमारे नोट्स होते हैं वो सभी नोट्स आपको इस पेड ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर संचालित हो रहा है। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हमारे तमाम जो स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, क्विज आदि होते हैं वो सभी आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और नए छात्र को जो हमने बताया कि एक प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है कोर्स परचेज करते समय, ये प्रोमो कोड या फिर ये जो कूपन कोड है ये NEW NEW। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।